यहाँ जो समय आप बिताने जा रहे हैं उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने गलत कामों के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि जब आप बाहर आएंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, क्राउन प्रिंस ने जाने से पहले दूसरे प्रिंस से कहा। सिर्फ दूसरा राजकुमार ही कोठरी के अंदर रह गया, यहाँ तक कि पहरेदार भी उसके पास नहीं गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें उसके साथ राजकुमार की तरह पेश आना चाहिए या कैदी की तरह। क्या दूसरा राजकुमार अब सचमुच कैदी है? क्या हमें उसके साथ राजकुमार की तरह व्यवहार करना चाहिए या कैदी की तरह? एक गार्ड ने अपने साथियों से फुसफुसा कर पूछा। मुझे भी यकीन नहीं है, हो सकता है कि यह अस्थायी हो। हमें उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, लेकिन उसे जेल के अंदर कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। जब तक वह अंदर है, उसे कैदी की तरह जीने देना चाहिए, दूसरे गार्ड ने जवाब दिया। अन्य पहरेदारों ने भी इस सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया और वापस उस स्थान की रखवाली करने लगे। युवराज के वहां से जाने के बाद 5 मिनट ही बीते थे कि द्वितीय युवराज ने गार्डों को सचेत करते हुए बात कही। गार्डो, दूसरे राजकुमार ने पुकारा। सभी लोग एक दूसरे को शून्य भाव से देखते रहे। आप वहां पहुंचे? नहीं, उसकी बात सुनने नहीं जाऊंगा। तुम उसके सबसे करीब हो, इसलिए तुम जाओ। वे सभी एक दूसरे को यही बताते रहे क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे राजकुमार से कोई सौदा नहीं करना चाहता था। गार्डो, दूसरे राजकुमार ने फिर पुकारा, समय बर्बाद करना बंद करो, चलो सब साथ चले। उन सब ने एक साथ जाने का निर्णय लिया। वे सब एक साथ चले और राजकुमार की कोठरी के सामने खड़े हो गए। हाँ महाराज, उन्होंने कहा। क्या मेरा भाई चला गया? दूसरे राजकुमार ने पूछा। हाँ, युवराज यहाँ से चले गए हैं, एक गार्ड ने उत्तर दिया। अच्छा, अब मेरे लिए ये कोठरी खोल दो, मुझे ये जगह छोड़ने दो, दूसरे राजकुमार ने पहरेदारों को आदेश दिया। यह नहीं हो सकता महाराज, ये क्राउन प्रिंस का आदेश है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि आपके साथ कैदी जैसा व्यवहार किया जाए। हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते, गार्ड ने कहा। दूसरा राजकुमार अचंभित रह गया और बोलने के लिए शब्द नहीं खोज पाया। अंततः वह हंसने लगा। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम पास हो गए, दूसरे राजकुमार ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, जिससे पहरेदार भ्रमित हो गए। हम गुजर गए, गार्डों ने असमंजस में कहा। हाँ, तुम पास हो गए, ये सब एक नाटक था, मैं वास्तव में कोई कैदी नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह था। हम तुम्हारे कर्तव्य के प्रति तुम्हारे जुनून को देखना चाहते थे। तुम लोग पूरे अंकों के साथ पास हो गए हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने उन पर नजर डालते हुए कहा। यह एक परीक्षा थी, गार्डों ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अब जब तुम पास हो गए हो तो परीक्षा खत्म हो गई है, अब तुम मुझे बाहर जाने दे सकते हो, दूसरे राजकुमार ने सहजता से कहा। वह हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। ओह, तो यह एक परीक्षा थी। मुझे लग रहा था कि यह कुछ ऐसा ही था। ये बहुत ही चतुर योजना थी महाराज, चलिए मैं आपको अभी बाहर निकालता हूँ, एक गार्ड ने कहा और कोठरी की ओर बढ़ा ताकि उसका ताला खोल सके। रुको, एक अन्य गार्ड ने पुकारा। अल्पविराम, क्या हुआ? पहरेदारों ने आश्चर्य से पीछे देखा। कोठरी मत खोलो, उन्होंने कहा। क्यों नहीं? परीक्षण समाप्त हो गया है, हम महामहिम को जेल में नहीं रहने दे सकते, गार्ड ने कहा। सभी अन्य पहरेदार भी उलझन में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस व्यक्ति ने उन्हें दूसरे राजकुमार को बाहर लाने से क्यों रोका था। अगर आप उसे बाहर लाएंगे तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, आदमी ने कहा। क्या हम पहले ही टेस्ट पास नहीं कर चुके हैं? गार्ड ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा किया है। क्या आप नहीं देख सकते? क्राउन प्रिंस ने हमें बताया है कि वह एक कैदी है। अगर आप क्राउन प्रिंस के आदेश के बिना उसे बाहर लाते हैं तो हम परीक्षण में असफल हो जाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि दूसरे राजकुमार ने जानबूझकर हमें इस परीक्षण के बारे में बताया था। वह चाहता था कि हम उसे बाहर निकाल दें। अगर हमने उसकी बात मानी तो हम असफल हो जाएंगे। दूसरा राजकुमार एक अपराधी की भूमिका निभा रहा है। हम एक अपराधी की बात नहीं सुन सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे।
उस आदमी ने ऐसे कहा जैसे उसे रहस्य का पता चल गया हो। ओह, तुम बहुत चतुर हो, परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। वास्तव में हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते। सभी आदेश रक्षकों ने अपना सिर हिलाया। बेवकूफों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि परीक्षण समाप्त हो गया है। मुझे अब बाहर निकालो, क्राउन प्रिंस ने कहा। क्षमा करें महाराज, लेकिन हम इस झांसे में नहीं आएंगे। हमारा इरादा पूरी तरह से परीक्षा पास करने का है। फिर भी हमें इसके बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। सभी पहरेदारों ने अपने अपने स्थान पर वापस जाने से पहले द्वितीय राजकुमार को धन्यवाद दिया। दूसरा राजकुमार जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी। पराजित महसूस करते हुए वह कोठरी के एक कोने में जाकर बैठ गया। वे बेवकूफ, उसने दबी हुई सांस में कोसा। अब मैं शासक को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अगर मैं 7 दिनों में स्वर्गीय शासक के पास वापस नहीं जा सका तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों होनी चाहिए? उसने सोचा। वो रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका राज उगलने की कोशिश करूंगी तो वह मेरी बात सुन लेगा। इसका मतलब है कि वह कीड़े के जरिए मेरी बातें सुन सकता है। मुझे उसे बता देना चाहिए कि क्या हुआ। कम से कम अगर मैं 7 दिनों के बाद नहीं दिखा तो वह पागल तो नहीं हो जाएगा, उसने सोचा और दक्ष के शब्द याद आ गए। बात करते समय वह अपनी सीना की ओर देखने लगा। अरे क्या तुम सुन सकते हो? खैर, मैं तुम्हें वह चीज नहीं दिला पाऊंगा जो तुम चाहते थे। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे भाई ने पकड़ लिया। इसलिए कृपया मुझे मत मारना जब तुम मुझे 7वें दिन के बाद नहीं पा सको। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कृपया मुझे अपने कीट के माध्यम से संकेत दो, दूसरे राजकुमार ने धीरे से कहा। उन्होंने अपनी आवाज धीमी रखने का ध्यान रखा ताकि उनकी आवाज गार्ड तक न पहुंचे। बोलने के बाद उसने संकेत का इंतजार किया, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिला। उसने फिर से सब कुछ दोहराया। दक्ष अपने कमरे में बैठा हुआ शांति से साधना कर रहा था। भले ही दूसरे राजकुमार को विश्वास था कि दक्ष उसे सुन सकता है, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी सुनने में सक्षम नहीं था। उसने पिछली बार दूसरे राजकुमार को डराने के लिए सिर्फ झूठ बोला था। उन्होंने लगातार 2 दिन साधना में बिताए और एक क्षण के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकले। 2 दिन बीत चुके थे और दूसरा राजकुमार अभी भी दक्ष से संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसे उसका संदेश मिल गया है। उसे उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसके दिल पर झटका लगेगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या दक्ष वास्तव में उसे सुन पा रहा था या वह सिर्फ झूठ बोल रहा था। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? उसने मुझसे झूठ बोला होगा। वह कुछ भी सुन नहीं सकता। हालांकि मैं इस कीड़े के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह असंभव है कि वह उसे इतनी दूर से सुन सकता है। उसने झूठ बोला होगा, दूसरे राजकुमार ने धीमी आवाज में कहा। इतना कहने के बाद भी वह इंतजार करता रहा। उसे लगता था कि अगर दक्ष उसे सुन पाता तो वह अब तक उसे दिल दहला देने वाला दर्द दे चुका होता। उसने अपनी धारणा को पुख्ता कर लिया था कि दक्ष उसे सुन नहीं सकता। इसका मतलब है कि मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने भाई को बता सकता हूँ और इस पूरी मुसीबत से बाहर निकल सकता हूँ। भाई और पिता इस कीड़े को मेरे शरीर से बाहर निकालने का कोई तरीका सोच सकते हैं, दूसरे राजकुमार ने सोचा और वह उत्साह से खड़ा हो गया। गार्डो, मेरे भाई को यहाँ बुलाओ। उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। दूसरे राजकुमार ने जोर से कहा। हाँ महाराज। दूसरे राजकुमार का संदेश युवराज तक पहुँचाने के लिए एक रक्षक वहाँ से चला गया। मैं आखिरकार इस नरक जैसी जगह से बाहर निकल सकता हूँ। मैं आजाद हो जाऊंगा और जब ये कीड़ा मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा तो मैं उस लड़के को कैद करवा दूंगा और उसे व्यक्तिगत रूप से यातना दूंगा, दूसरे राजकुमार ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम। आधे घंटे बाद क्राउन प्रिंस वहां पहुंचे। वह बिना समय बर्बाद किए सीधे दूसरे राजकुमार की कोठरी में चला गया। मुझे बताया गया कि आप मुझसे तत्काल बात करना चाहते हैं। बात क्या है?
युवराज ने उत्साहित दिख रहे द्वितीय राजकुमार की ओर देखते हुए पूछा। हाँ भाई, मैं तुम्हें आज सब कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे राजकुमार ने घोषणा की। हाँ, युवराज ने दूसरे युवराज की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। दूसरे राजकुमार ने बिना समय बर्बाद किए व्याख्या करना शुरू किया। मैंने यह उस शापित इंस की वजह से किया। वह बोल रहा था जब बीच में ही वह जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सीना भींचकर चिल्लाता रहा। क्राउन प्रिंस उसे चिल्लाते और भौहें सिकुड़ते हुए देख रहे थे। क्या इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? मेरी दया पाने के लिए? मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूंगा, यह मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें पिता के आदेश के बिना। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। जेल से बाहर नहीं निकाल सकता, क्राउन प्रिंस ने कहा और वापस मुड़ा और वहां से चला गया। दूसरा राजकुमार पीछे रह गया, जमीन पर पड़ा हुआ। अब तक दर्द बंद हो चुका था और वह पसीने से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, जितना जोर से हो सकता था, और उसकी सांसें भारी थी। अल्पविराम। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह सचमुच मेरी बात सुन सकता है। वह कमीना मेरी परीक्षा ले रहा था। वह चाहता था कि मैं बोलूं ताकि वह मुझे सजा दे सके। कितना क्रूर व्यक्ति है, दूसरे राजकुमार ने सोचा। वास्तव में उसने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। सच्चाई ये थी कि दक्ष उसे सुन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे बिना किसी बैकअप योजना के जाने नहीं दिया। उसने कैटी से कहा था कि अगर उसने किसी को रहस्य बताने की कोशिश की तो वह उसे नुकसान पहुंचाएगी। पहली बार यह चेतावनी के तौर पर किया गया था, और यदि वह फिर भी न समझे तो उसे मार दिया जाना था। कुछ प्रयास के बाद दूसरा राजकुमार किसी तरह खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। वह एक कोने में चला गया और चुपचाप बैठ गया। अल्पविराम, 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 अल्पविराम। युवराज महल के लंबे गलियारे से होकर वापस आ रहे थे। वह मूर्ख है, वह कभी नहीं सीखता। क्या वह मुझे मूर्ख समझता था? राजकुमार ने सोचा। क्या उसने सचमुच सोचा था कि जब उसने मुझसे खजाना खोलने के लिए कहा तो मैं यह नहीं समझूंगा कि वह कुछ चुराना चाहता है? वह वाकई बहुत बड़ा बेवकूफ है जो सोचता है कि हर कोई बेवकूफ है। खैर, अब जब वह मेरे रास्ते से हट गया है तो मैं वाकई बिना किसी चिंता के अपना जीवन जी सकता हूँ। क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे में प्रवेश कर गया तथा फिर से दरवाजा बंद कर लिया। वह अपने बेडरूम में गया और पाया कि एक महिला बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही थी। महिला के लंबे काले बाल थे और वह 30 साल की लग रही थी। वह नौकरानी की वर्दी पहने हुए थी और क्राउन प्रिंस के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी गोरी जांघें राजकुमार के देखने के लिए खुली हुई थीं। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? युवराज ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, क्या तुम सच में ऐसा पूछने जा रही हो? अगर मैं तुम्हारे पिता के कमरे में प्रवेश कर सकती हूँ तो तुम्हारे कमरे में प्रवेश करना कितना मुश्किल होगा? महिला ने मोहक ढंग से उत्तर दिया और अपनी बाहें फैला दी। अल्पविराम, मुझे याद है। क्या ये वह दिन नहीं था जब आप इतनी बुरी तरह असफल हुए थे? क्राउन प्रिंस ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम्हारे पिता के बिस्तर के चारों ओर वह अज्ञात संरचना नहीं होती तो वह आदमी बहुत पहले ही मर चुका होता। उस संरचना ने न केवल उसकी रक्षा की बल्कि मेरी उपस्थिति के बारे में भी सबको सूचित कर दिया। मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल, तुम सिर्फ भाग सकते थे। अगर तुम काम पूरा कर लेते तो पिताजी बहुत पहले ही मर चुके होते और मैं राजा होता।
वह बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा है, फिर भी वह नहीं मरेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, राजकुमार ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा और लड़की के पास जाकर बैठ गया। हाँ, वह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला है। मैं उससे उसके कमरे में नहीं मार सकती और वह बिना गार्ड के अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब कुछ बहुत ही परेशानी भरा हो रहा है, महिला ने एक सोची हुई नजर से कहा और उठ बैठी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे तुम पर से भरोसा उठने लगा है, क्राउन प्रिंस ने पूछा। महिला ने कहा, मैं उसे मार सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई योजना बनानी होगी। मैं उसे जरूर मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो जब तक वह आदमी मर चुका है। मैं राजा रहूंगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बुढ़ापे में वह पागल हो जाएगा और मेरे बारे में अपना विचार बदल देगा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे उस बेकार भाई को राजा बनाए, क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया। तब मैं राजा बन सकता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूँ, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा और एक महिला के भरपूर स्तनों को घूरने लगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम में वो सब है जो मुझे अपना बना सके। तुम्हारे लिए ये 100 साल बहुत जल्दी है, महिला ने हंसते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको उसके मन बदलने के बारे में चिंता करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि आपका भाई पहले से ही जेल में है, महिला ने कहा और खड़ी होकर शीशे के पास चली गई। क्राउन प्रिंस की हंसी कमरे में गूंज उठी। हाँ, उस बेवकूफ ने हमारे खजाने से चोरी करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। मेरा कितना बेवकूफ भाई है, उसने अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। अल्पविराम, ये तो अजीब बात है। क्या वह सचमुच इतना मूर्ख है कि एक वेश्या के लिए अपने ही घर से चोरी करेगा? महिला ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बेशक वह उतना ही मूर्ख है। वह मेरे जीवन में अब तक का सबसे बड़ा कूड़ा है। कितना मूर्ख है, क्राउन प्रिंस ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। यदि आप ऐसा सोचते हैं, हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस राजा को मारना है और मिशन पूरा करना है। जब मैं कोई योजना बना लूंगी तो आपके पास आऊंगी, महिला ने वहां से जाने से पहले कहा। बेवकूफ, जब तक तुम राजा को नहीं मार देते तब तक रुको। मैं अपने सुरक्षा कर्मियों से तुम्हें पकड़वा दूंगा। अगर तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहराने की कोशिश भी करोगी तो कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा और जेल में जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी औरत बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्राउन प्रिंस ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने राज्याभिषेक समारोह के बारे में सपने देखने लगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते 5 दिन और बीत गए। ये 7वां दिन था, वो दिन जब दक्ष को दूसरे राजकुमार से मिलकर उससे स्वर्गीय शासक को प्राप्त करना था। दक्ष उठकर शौव की ओर चला गया। अच्छी तरह से नहाने के बाद उसने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। सुप्रभात, क्या आप बाहर जा रही हैं? मैंने आपको इतने लंबे समय से नहीं देखा, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा जब दक्ष उसके पास आया। हाँ, मैं साधना कर रहा था। मैं थक गया था, इसलिए मैंने बाहर टहलने का फैसला किया और शायद एक बार फिर से उस स्वादिष्ट वाइन का आनंद लूंगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने उसे जवाब दिया। ओह, मजा करो, रिसेप्शनिस्ट ने दक्ष को शुभकामनाएं दी। दक्ष होटल से बाहर निकला और प्लेजर इन की ओर चला गया। चूंकि उसे रास्ता पहले से ही याद था, इसलिए इस बार वो वहां अधिक तेजी से पहुंच गया। दक्ष ने उस जगह में प्रवेश किया और देखा कि आज वहां भीड़ अधिक थी। वहां कई पुरुष थे जो लड़कियों द्वारा मनोरंजन कर रहे थे। दक्ष एक लड़की के पास गया और पूछा, क्या आज दूसरा राजकुमार यहाँ आया है? दक्ष ने पूछा। लड़कियां उसका प्रश्न सुनकर अजीब तरह से उसकी ओर देखने लगी, मानो वे किसी मूर्ख को देख रही हों।
मुझे तुम याद हो, क्या तुम दूसरे राजकुमार के मित्र नहीं हो जो पिछले महीने उससे मिलने आया था? एक महिला उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे की ओर खींच लिया। वो दक्ष को कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे राजकुमार का मित्र बनने के लिए तुम्हें साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मुझे आज के लिए तुम्हारी सेवा करने दो, लड़की ने कहा और उसके करीब चली गई। इससे पहले कि दक्ष कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपना टॉप उतार दिया और अपने नंगे उसके सामने उजागर कर दिए। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं दूसरे राजकुमार से मिलने आया हूँ। हमने आज यही मिलने का फैसला किया था, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। वो स्तनों को देखकर घबराया नहीं और ऐसे सहज व्यवहार किया जैसे कि उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा हो। बात करते समय वह सीधे उसकी ओर देखता रहा। लड़की मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर बढ़ी। वह उसके बगल में बैठ गई और अपनी सीना को उसके करीब ले आए। दक्ष महसूस कर सकता था कि उसकी मुलायम सीना उसकी बाहों के करीब चिपक रही थी। क्या तुम सचमुच नहीं जानते? उसने उसके कान में फुसफुसाया। पता नहीं क्या? दक्ष ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसकी सीना को धक्का देकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो उसके ऊपर चढ़ गई। वह अपने आईपीएस उसके चेहरे के करीब ले आए। उसकी सीना से चिपक गई। दूसरे राजकुमार को जेल में डाल दिया गया है। शहर में हर कोई यह जानता है। ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी बाहर आएगा, उसने अपना चेहरा आगे लाने से पहले कहा। उसके इप्स दक्ष के इप्स से मिले, लेकिन इसका आनंद लेने के बजाय दक्ष पलट गया। अब वह उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसने अपना मुंह उससे अलग कर लिया। उसे जेल में डाल दिया गया है? क्यों? उसने आश्चर्य से पूछा। लड़की ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे धीरे से रगड़ने लगी। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया। शाही महल से केवल यही खबर आई है कि दूसरे राजकुमार को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। वह निकट भविष्य में बाहर नहीं आने वाला है, उसने दक्ष को बताया। दक्ष अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका और गहरी सोच में डूब गया। क्या वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था? यही कारण है कि उसे जेल में डाल दिया गया, दक्ष ने सोचा। जब वो विचारों में खोया हुआ था, लड़की ने अपना सिर उठाया और एक बार फिर दक्ष अपनी उलझन से बाहर आया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सोचने की जगह नहीं है। अगर वह यहाँ ज्यादा समय तक रुका तो उसे अपने दिल के दानव की वजह से लड़की को निगलने की इच्छा होने लगेगी। उसने जल्दी से अपने इप्स उसके इप्स से अलग किए और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे जाने नहीं दिया। उसने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट ली थी जैसे कि वह एक मरती हुई इंसान हो जो जिंदगी को थामे रखना चाहती हो। दक्ष को लग रहा था कि चीजें खतरनाक होती जा रही हैं और उसकी चिंताएं सच निकली। उसका हृदय दानव जाग गया था और सब कुछ देख रहा था। दक्ष के दिल के अंदर की वासना कई गुना बढ़ गई जब उसके हृदय दानव ने देखा कि दक्ष उसकी भावनाओं का विरोध करने और छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अल्पविराम। अंततः दक्ष ने अपना नियंत्रण खो दिया और उसने महिला को वापस लिया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लगातार 3 घंटे तक कमरे में लड़की की कराहने की आवाजें गूंजती रहीं। उनकी तीव्रता कम नहीं हुई, बल्कि समय के साथ बढ़ती ही गई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 3 घंटे बाद दक्ष कमरे से बाहर आया और प्लेजर इन से चला गया। वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान लग रहा था। हालांकि वो खुश नहीं दिख रहा था, वास्तव में वो इस समय काफी परेशान था। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, वह चलते हुए देता रहा। ये तुम्हारी इच्छा थी, मैंने तुम्हें सिर्फ हल्का सा धक्का दिया था। उसके सिर में एक आवाज उभरी। यह उसके हृदय दानव की आवाज थी जो अपने विकास के बाद उसे जवाब देने में सक्षम थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हृदय दानव ने अपने विकास के बाद चेतना प्राप्त कर ली थी। मुझे अब तुम्हें कोसने का भी मन नहीं कर रहा है, दक्ष ने बातचीत खत्म करते हुए कहा। वह अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। दूसरा राजकुमार पकड़ा गया था, जिसका मतलब था कि उसे खुद जाकर काम पूरा करना होगा। उसने तय किया कि वह रात में महल में घुसपैठ करेगा।
फिलहाल वह होटल की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में वापस जाने से पहले उसने रिसेप्शनिस्ट से कुछ देर बात की। उसने बाकी दिन अपने कमरे के अंदर बिताया। उसने अपना राक्षस सम्राट शरीर विकसित किया और आधी रात को ही रुका। दक्ष अपने कमरे की बालकनी की ओर चला गया और जैसे ही उसने देखा कि सड़कें खाली थीं, वह बाहर कूद पड़ा। अल्पविराम, वह महल की ओर चलते हुए सड़क पर उतरा। जैसे ही वह महल के निकट पहुंचा, उसने अंधकार के नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दक्ष ने जब अंतरिक्ष के नियम को समझा तो उससे दो कौशल प्राप्त हुए। पहला ये कि वह 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था, बशर्ते वह ऐसी जगह न हो जिसे उसने पहले न देखा हो। इसकी सीमाएं थी कि वह इसे दिन में सीमित बार ही इस्तेमाल कर सकता था और इसकी सीमा केवल 100 मीटर थी। दूसरा कौशल स्थानिक यात्रा था। वह स्थानिक दरार खोल सकता था और 200 किलोमीटर की सीमा में कहीं भी यात्रा कर सकता था। इसकी भी कुछ सीमाएं थीं। वह दिन में केवल एक बार ही कौशल का उपयोग कर सकता था। वह केवल उन स्थानों पर जा सकता था जिन्हें उसने पहले देखा था, और स्थानिक आंदोलन शायद ही कभी उसे उसके सटीक गंतव्य तक ले जाता था। अधिकांश समय उसे उस गंतव्य के 500 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी भेजा जाता था जहां वह जाना चाहता था। ठीक इसी तरह दक्ष को अंधकार के नियम से दो कौशल प्राप्त हुए थे। पहला कौशल ये था कि वह गायब हो सकता था। इसे छाया परिवर्तन कहा जाता था। वह हवा में गायब हो सकता था। कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था जब तक कि उसके पास ऐसी साधना न हो जो उससे एक प्रमुख क्षेत्र ऊपर हो। हालांकि इस कौशल की कुछ बड़ी सीमाएं थीं। इस कौशल का इस्तेमाल सिर्फ रात में ही किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था, और वह भी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए। हालांकि यह एक छोटा कौशल था। सबसे शक्तिशाली कौशल दूसरा कौशल था। दक्ष की इच्छा थी कि उसे अपने जीवन काल में कभी भी दूसरे कौशल का उपयोग न करना पड़े। फिलहाल उन्होंने पहला कौशल इस्तेमाल किया। उसकी आंखें जो थोड़ी सुनहरी थीं, अब काली हो गई थी। उसने छाया परिवर्तन का प्रयोग किया और गायब हो गया। उसने अपने दिव्य दानव पंखों का प्रयोग करते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भरी और एक बालकनी के पास उतरा। उसने खिड़की से महल के अंदर देखा और जैसे ही उसने देखा कि अंदर कोई नहीं है, वो तुरंत अंदर चला गया। दक्ष को दिल खाने वाले कीड़े का पता चल गया था। दक्ष का अपने सभी पालतू जानवरों के साथ एक लिंक था। जब तक वे बहुत दूर नहीं होते और उनके आसपास कोई अवरोध नहीं होता जिससे लिंक में बाधा आती, वह उनके स्थान को महसूस कर पाता। दक्ष अभी भी अदृश्य था क्योंकि उसे यह कौशल इस्तेमाल करते हुए केवल 1 मिनट ही हुआ था। वह महल के लंबे गलियारों से होकर चला। कई बार वह पहरेदारों के पास से निकल गया, कोई भी उसे देख नहीं पाया। दक्ष भूमिगत तहखाने में गया और उसने एक भारी धातु का दरवाजा देखा। उसे लगा कि कैटी उस दरवाजे के पीछे है। छाया परिवर्तन समाप्त हो चुका था और 5 मिनट पहले ही हो चुके थे। उसने अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग किया और देखा कि दरवाजे के दूसरी तरफ 5 पहरेदार थे। दूसरा राजकुमार रुई यू भी वहीं एक कोठरी में था। लॉन चेन ने वध के लिए तैयारी करते हुए अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर को अपने भंडारण रिंग से बाहर निकाला। अल्पविराम, दक्ष को लगा कि यहाँ अपने राजा की तलवार का उपयोग करना अति हो सकता है क्योंकि उसके राजा की तलवार की भारी तलवार आभा गार्डों को सतर्क कर सकती है। दक्ष दरवाजे के करीब गया और उसे खटखटाया। हम इस समय यहाँ कौन हो सकता है? एक गार्ड ने पूछा। शायद ये क्राउन प्रिंस है, वह दूसरे। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। प्रिंस को वापस लाने के लिए यहाँ आया है। दूसरे प्रिंस को कैद हुए 7 दिन हो चुके हैं। एक अन्य गार्ड ने जवाब दिया और वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक लात उसके सीने पर लगी जिससे वह पीछे की ओर उछल गया। गार्ड जमीन पर गिर गया। जैसे ही अन्य गार्डों ने एक आदमी को सेल में प्रवेश करते देखा, उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए।
दक्ष उस जगह में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया ताकि कोई आवाज बाहर न जा सके। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उस पर हमला कर दिया। हमला दक्ष की गर्दन पर था। अगर हमला उसकी गर्दन तक पहुंच जाता तो उसके मरने की पूरी संभावना थी। दक्ष ने अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करके गार्ड की तलवार को गर्दन तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। गार्ड ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन दक्ष ने उसे कोई मौका नहीं दिया और वह गार्ड के पीछे चला गया और अपनी तलवार उसके सीने में घोंप दी। घुसपैठिए को मार डालो, गार्ड दहाड़े, क्योंकि उन तीनों ने एक ही समय में दक्ष पर हमला किया था। दक्ष ने एक हाथ से अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जबकि उसने गार्डों के हमलों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से क्यूई से बनी तलवार का इस्तेमाल किया। दक्ष ने एक गार्ड की सीना में क्यूई तलवार घोंप दी, जबकि दूसरे गार्ड का सिर काट दिया। उसने अपनी क्यूई तलवार और माउंटेन डिस्ट्रॉयर दोनों को एक ही समय में तीसरे रक्षक की सीना में घुसा दिया। गार्ड के मुंह से रक्त निकल आया जब दक्ष ने तलवारें बाहर खींच ली। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा, जमीन रक्त से लथपथ थी। इस बीच वह पहला गार्ड जिसे दक्ष ने लात मारी थी उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार लेकर दक्ष की ओर दौड़ा। दक्ष ने अपना माउंटेन डिस्ट्रॉयर भी नहीं उठाया। उसने अपने बाएं हाथ पर क्यूई से एक चाकू बनाया और उसे उस आदमी की ओर फेंक दिया। चाकू आखिरी गार्ड के माथे में घुस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा, मरने तक उसकी आंखें खुली रहीं। दक्ष ने तलवार को वापस अपनी भंडारण रिंग में रख दिया और दूसरे राजकुमार रुईयू की कोठरी की ओर चल पड़ा। दूसरा राजकुमार कोने में बैठा हुआ बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष इतना ताकतवर है। वह दक्ष से बहुत डर गया था, उसके पैर कांप रहे थे। चाबी कहाँ है? दक्ष ने कोठरी के सामने खड़े होकर पूछा। ये किसी गार्ड के पास होना चाहिए, मुझे नहीं पता कौन सा, दूसरे राजकुमार ने कुछ हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया और उसने दक्ष की ओर देखा। दक्ष ने गार्ड की तरफ देखा और पाया कि वे सभी रक्त से लथपथ थे। उसे खोजने का मन नहीं हुआ। खैर, जो भी हो, उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपनी क्यूई से एक भारी तलवार बनाई और उसे पूरी ताकत से घुमाया। तलवार सलाखों को काटने में कामयाब रही। दक्ष ने फिर तलवार घुमाई, लेकिन इस बार थोड़ा नीचे। एक छेद बनाया गया जो इतना बड़ा था कि दूसरा राजकुमार बाहर आ सके। जल्दी बाहर आओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक रात है, दक्ष ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा और दूसरे राजकुमार को घूरने लगा। हाँ, दूसरा राजकुमार पहले से ही दक्ष से डर गया था और उसने जरा सी भी देरी नहीं की। वह आखिरकार मारा नहीं जाना चाहता था। वह कोठरी से बाहर आया और एक अच्छे छोटे लड़के की तरह दक्ष के सामने खड़ा हो गया। क्या आपके पास स्वर्गीय शासक है? दक्ष ने पूछा। मुझे नहीं पता, यह मेरे हाथ में था, लेकिन युवराज ने मुझे पकड़ लिया। उसने स्वर्गीय शासक को वापस खजाने में रख दिया और मुझे जेल में डाल दिया, दूसरे युवराज ने कहा। क्राउन प्रिंस का साधना क्षेत्र क्या है? दक्ष ने पूछा। वो एक द्वितीय चरण का पृथ्वी लोक साधक है, द्वितीय राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, यद्यपि भय के कारण वह पास आते समय हकलाने लगा था। द्वितीय चरण पृथ्वी क्षेत्र साधक। डार्क सोल संप्रदाय में आने से पहले मैं पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधकों से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। मेरी अधिकांश शक्ति सीलबंद होने के बावजूद मैं उससे निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। तब से मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ, दक्ष ने सोचा। मुझे उसके कमरे में ले चलो, दक्ष ने उसे आदेश दिया। हाँ, दूसरा राजकुमार बाहर की ओर चला गया और दक्ष उसके पीछे पीछे चला गया। आराम से पेश आओ और आत्मविश्वास के साथ चलो, तुम चोर नहीं हो। ऐसे पेश आओ जैसे कि तुम्हें रिहा कर दिया गया हो और तुम फिर से दूसरे राजकुमार बन गए हो। पीछे मुड़कर मत देखो। दक्ष लगातार सुझाव दे रहा था क्योंकि उसने दूसरे राजकुमार को चोर की तरह चलते हुए देखा था, जैसे कि वह पहरेदारों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरे राजकुमार ने दक्ष के आदेश का पालन किया और गर्व से चलना शुरू कर दिया।
जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो उसकी नजर बहुत सारे सुरक्षाकर्मियों और नौकरानियों पर पड़ी। सबने दूसरे राजकुमार का अभिवादन किया। हम, दूसरा राजकुमार बाहर है, उन्होंने उसे रिहा कर दिया होगा, आखिरकार वह एक शाही व्यक्ति है, उन्होंने अंदर से सोचा। दूसरे राजकुमार को आश्चर्य हुआ कि गार्ड ने दक्ष कौन है, ये क्यों नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड दक्ष को देख ही नहीं पा रहे थे। वह पूछना चाहता था कि क्या दक्ष कोई भूत है, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। सच्चाई ये थी कि दक्ष अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए भ्रम के नियम का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वह वहां न होने का भ्रम पाल रहा था। सौभाग्य से उनके पास दो अलग अलग तरफ से आने वाले रक्षक नहीं थे, क्योंकि वह उन दोनों पर अपना भ्रम नहीं डाल सकता था। उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 20 मिनट से अधिक समय के बाद द्वितीय राजकुमार और दक्ष युवराज के कमरे में पहुंचे। यह मेरे भाई का कमरा है, दूसरे राजकुमार ने कहा। कमरे में कोई खिड़की या अन्य कोई चीज नहीं थी, इसलिए दक्ष सीधे अंदर नहीं जा सकता था। दरवाजा खटखटाओ और कमरे में प्रवेश करो, उसे बातों में व्यस्त रखो, दक्ष ने दूसरे राजकुमार से कहा। अगर वह मुझसे पूछे कि मैं कैसे बाहर आया तो मैं क्या कहूँगा? दूसरे राजकुमार ने पूछा। बस उसे बता दो कि तुमने गार्ड को बेवकूफ बनाया और उन्होंने तुम्हें बाहर जाने दिया। उसे कोई राज बताने का बहाना बनाओ, उसे गेट से जितना दूर हो सके ले जाओ, दक्ष ने कहा। ठीक है, दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी नहीं समझ पाया था कि दक्ष क्या करने की योजना बना रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? 5 मिनट बाद अंदर से आवाज आई। यह आवाज क्राउन प्रिंस की थी। यह मैं हूँ भाई, कृपया दरवाजा खोलो, दूसरे राजकुमार ने जवाब दिया। दरवाजा तुरंत खोल दिया गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जेल से कैसे बाहर आए? क्राउन प्रिंस ने अपने चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य के साथ पूछा। मैंने गार्डों को मूर्ख बनाया और उनसे मुझे रिहा करवा लिया, दूसरे राजकुमार ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। वे मूर्ख? युवराज ने मन ही मन कोसा। भाई, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है, दूसरे राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा। क्या रहस्य है? युवराज ने पूछा। मैं यहाँ बात नहीं कर सकता क्योंकि कोई सुन सकता है। चलो अंदर चलते हैं, दूसरे राजकुमार ने कहा। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह वास्तव में चिंतित था कि कोई उन्हें सुन सकता है। ठीक है, अंदर आइए, युवराज ने पीछे हटते हुए कहा। युवराज पीछे हट गए और दूसरे राजकुमार को अंदर आने दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने दक्ष को भी अंदर आने दिया है। वह दक्ष को नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसे भ्रम था कि दक्ष वहां नहीं है। जो कहना था कहो, युवराज ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। ठीक है, चलो पहले बैठते हैं, इसमें कुछ समय लग सकता है, दूसरे राजकुमार ने कहा और हॉल के अंदर मौजूद कुर्सियों की ओर इशारा किया। ठीक है, क्राउन प्रिंस ने कहा। वह कुर्सी के पास गया और उस पर बैठ गया। दूसरा राजकुमार उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? युवराज ने फिर पूछा। ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ, दूसरा राजकुमार सोच रहा था कि वह क्या कह सकता है जब उसने अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनी। ये दक्ष था जो बोल रहा था। दक्ष ने दूसरे राजकुमार को बताया कि उसे क्या कहना है। ठीक है भाई, बात यह है कि मैं मरने वाला हूँ, दूसरे राजकुमार ने कहा। तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? क्राउन प्रिंस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। नहीं, मैं खुद को मारना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ भाई, लेकिन अगर तुम मुझे स्वर्गीय शासक को लेने नहीं दोगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, दूसरे राजकुमार ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे सीधे बताओ, फालतू बात मत करो। ऐसा लग रहा था कि युवराज को द्वितीय युवराज के आंसुओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मेरे हृदय के अंदर एक जहरीला कीड़ा है, किसी ने मुझे मजबूर करने के लिए इसे वहां रखा था कि मैं उनके लिए स्वर्गीय शासक को लाऊं।
अगर मुझे स्वर्गीय शासक नहीं मिला तो मैं उस कीड़े द्वारा मारा जाऊंगा। कृपया भाई, मुझे स्वर्गीय शासक को शांतिपूर्वक लेने दो, ये सभी के लिए बेहतर है, दूसरे राजकुमार ने कहा। वह मर जाएगा, ये तो और भी बेहतर होगा, युवराज ने सोचा, लेकिन उसने अपने विचार अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे इसकी क्या परवाह, मैं तुम्हें उस जगह से कुछ भी ले जाने नहीं दूंगा। खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें वापस कोठरी में ले जा रहा हूँ, क्राउन प्रिंस ने खड़े होते हुए कहा। अच्छा, मैंने शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया। पास से एक आवाज आई जिसने क्राउन प्रिंस को चौंका दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था, वह कट गया था। जैसे ही वह चिल्लाने वाला था, उसका दूसरा हाथ भी काट दिया गया। वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष को उसकी चीख पुकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे दूसरे राजकुमार से पहले ही पता चल चुका था कि क्राउन प्रिंस का कमरा ध्वनिरोधी है, कोई भी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। दक्ष का भ्रम अपने आप बंद हो गया, उसे इसका इस्तेमाल करते हुए काफी समय हो गया था। वह लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे इस समय इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने पहले ही क्राउन प्रिंस को कुछ भी करने में असमर्थ बना दिया था। यदि युवराज अपने हाथों का उपयोग करने में सक्षम भी होते तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने आसान रास्ता चुना। कौन हो तुम? क्राउन प्रिंस ने दक्ष को घूरते हुए चिल्लाया। मैं वास्तव में स्वर्गीय शासक को चाहता हूँ, तुम्हें अपने भाई का सुझाव सुनना चाहिए था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी क्यू तलवार लेकर उस आदमी की ओर बढ़ा। रुको, तुम स्वर्ग के शासक को पकड़ सकते हो, मेरे भाई को मारने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया उसे जीवित छोड़ दो, दूसरे राजकुमार ने दक्ष को रोकने के प्रयास में पीछे से पुकारा। दक्ष ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने उसके हाथ काट दिए, हमारी दुश्मनी पहले ही स्थापित हो चुकी है, अब मैं उसे क्यों जीवित छोड़ दूं? ताकि वह बदला लेने की योजना बना सके। मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कीड़े मेरे पीछे पड़े, उसने क्राउन प्रिंस को लात मारते हुए कहा। युवराज उड़कर दीवार से टकरा गया। उसने लांग चेन को घूरते हुए मुंह से रक्त निकाला। बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। मैं मार डालूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक तलवार उसके दिल में घुस गई। बस सुनिश्चित करने के लिए दक्ष ने अपनी तलवार एक बार फिर घुमाई और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। दूसरा राजकुमार पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर भय का भाव था, क्योंकि वह देख रहा था कि युवराज की निर्मम हत्या की जा रही है। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कौन सा हाथ? उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। हम, उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। उसका कौन सा हाथ खजाने का दरवाजा खोलता है? दक्ष ने सवाल दोहराया। दाहिना हाथ, दूसरे राजकुमार ने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ कहा। अच्छा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, दक्ष ने कहा और उसने क्राउन प्रिंस का दाहिना हाथ उठाया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह क्राउन प्रिंस के बेडरूम की ओर चला गया और उसकी अलमारी में देखने लगा। उसने कुछ कपड़े चुने जो उसे पसंद थे और उन्हें पहन लिया। जब वह अपनी भंडारण रिंग से कुछ निकाल रहा था तो उसने क्राउन प्रिंस के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने चेहरे पर कोई मुखौटा लगा रखा हो। ये वह वस्तु थी जो लॉन्ग चेन को तब मिली थी जब उसने इस अजीब नई दुनिया में अपनी यात्रा की शुरुआत में अपने चचेरे भाई लॉन्ग सू की हत्या की थी। दक्ष ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाया और अपना रूप बदल लिया। अब वह बिल्कुल क्राउन प्रिंस जैसा दिखने लगा। कोई भी उनके चेहरों में अंतर नहीं देख सकता था, सिर्फ शारीरिक बनावट में थोड़ा अंतर था, लेकिन यह इतना मामूली था कि कोई भी इसे नोटिस भी नहीं कर सकता था। दक्ष ने खुद को आईने में देखा और कमरे से बाहर जाने से पहले अपने कपड़ों को ठीक से ठीक किया।
दूसरा राजकुमार अभी भी वहीं खड़ा था और अपने भाई के शव को देख रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसका भाई मर गया है, लेकिन उसे इस समय अपने जीवन की ज्यादा परवाह थी। वह खुद को भी दोषी नहीं ठहरा सकता था क्योंकि उसने अपने भाई को सच बताया था। अगर उसके भाई ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे स्वर्गीय शासक दे दिया होता तो वह जिंदा होता। चलो चले, मुझे खजाने तक ले चलो। दक्ष कमरे से बाहर आया और दूसरे राजकुमार से कहा। दूसरा राजकुमार पीछे मुड़ा और जब उसने दक्ष को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भाई, तुम जीवित कैसे हो? वह चौंक कर बोला और एक कदम पीछे हट गया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, बेवकूफ। समय बर्बाद करना बंद करो और मुझे खजाने तक ले चलो। मेरे पास चीजों का ध्यान रखने के लिए सिर्फ यही रात है। दक्ष ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। आह, ये तुम हो? दूसरे राजकुमार ने जोर से कहा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि देरी के कारण दक्ष परेशान हो रहा था। वह जल्दी से दरवाजे की ओर चला और कमरे से बाहर चला गया। दक्ष भी उसके पीछे पीछे चला गया। दक्ष और दूसरे राजकुमार रुईयू महल के गलियारों से गुजरे। बहुत से पहरेदारों और नौकरानियों ने उन्हें देखा, लेकिन किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन सभी को लगा कि यह क्राउन प्रिंस और दूसरे राजकुमार ही साथ साथ चल रहे हैं। वे सभी मान रहे थे कि दूसरे राजकुमार ने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे माफ कर दिया गया है। अब दूसरे राजकुमार पर क्राउन प्रिंस का गुस्सा कम नहीं हुआ। 10 मिनट से भी कम समय में वे खजाने तक पहुंच गए। चूंकि राजा को अपने खजाने और उसकी सुरक्षा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने यहाँ कोई गार्ड नहीं रखा। राजा का मानना था कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी उसके खजाने में प्रवेश नहीं कर सकता। उसकी नजर में ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। दक्ष को खुशी थी कि यहाँ कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ कोई गार्ड होता तो उसे और अधिक लोगों को मारना पड़ता। वह दरवाजे के सामने रुका और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने दरवाजे पर बनी छोटी सी आकृति देखी। हालांकि दक्ष को इस संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह ये देख पाया कि यह संरचना काफी जटिल थी। उन्होंने युवराज का हाथ उसकी प्राचीन अंगूठी से बाहर निकाला और उसकी हथेली उस संरचना पर रख दी। संरचना ने हथेली को स्कैन किया और जैसे ही उसका रंग लाल से नीला हुआ, वह तुरंत खुल गया। दक्ष ने अपना हाथ हटाया और उसे वापस अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर डाल दिया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और वह बिना किसी प्रयास के खुल गया। दक्ष खजाने में प्रवेश कर गया। दूसरा राजकुमार भी अंदर आया और जमीन पर पड़े स्वर्गीय शासक को उठा लिया। उन्होंने स्वर्गीय शासक को लॉन चेन को दे दिया। अब जब तुम्हें स्वर्गीय शासक मिल गया है तो चलो यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। दूसरे राजकुमार ने दरवाजे की ओर देखते हुए जोर दिया। कोई जल्दी नहीं है, दक्ष ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि उसने उस जगह में खजाने को देखा था। मैं केवल मूर्ख ही होऊंगा यदि मैं यहाँ मौजूद सभी चीजें नहीं ले जाऊंगा। राजा पहले से ही बहुत अमीर है, उसे वैसे भी इन खजानों की जरूरत नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने यहाँ मौजूद सभी खजानों को अपनी भंडारण अंगूठी में रखना शुरू कर दिया था। दूसरा राजकुमार वहीं दंग रह गया। खजाने को लूटते देख वह रोना चाहता था। ये शाही परिवार की कई पीढ़ियों की धरोहरें थीं और ये सब एक व्यक्ति को मिलना था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए उसका जीवन इस दुनिया की किसी भी धरोहर से ज्यादा कीमती था। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय दक्ष के लिए खजाना खाली करने के लिए पर्याप्त था। वहाँ बहुत सारे खजाने थे। अब जब ये सभी खजाने उसके भंडारण रिंग के अंदर थे तो कमरा बहुत खाली लग रहा था। मुझे अपने कमरे में ले चलो, दक्ष ने दूसरे राजकुमार से कहा। दूसरे राजकुमार ने खजाने से बाहर निकलते समय सिर हिलाया। दक्ष उसके पीछे गया और दरवाजा बंद कर दिया। खजाने का दरवाजा बंद करके जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि दूसरा राजकुमार वहीं हतप्रभ खड़ा था।
उसके हाथ, बाजू और पैर कांप रहे थे और उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। दक्ष खुद को रोक नहीं पाया और उस दिशा में देखने लगा जहां वह देख रहा था और वह भी चिंतित होने लगा। उन्होंने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर आ रहा है। उस आदमी के चारों ओर 20 शक्तिशाली पहरेदार थे। दक्ष ने जब उसके सिर पर मुकुट देखा तो वह अनुमान लगा सका कि वह व्यक्ति कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि डिमेंशिया साम्राज्य का राजा था। दक्ष ने भी उसकी साधना देखी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह आदमी आकाश क्षेत्र का साधक था। वह दूसरे चरण का आकाश क्षेत्र का साधक था। उसके आसपास के सभी पहरेदार पृथ्वी क्षेत्र के श्रेष्ठ साधक थे। यो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस कैदी को यहाँ क्यों लाए हो? राजा ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। दूसरा राजकुमार अपने पिता से बहुत डरता था, लेकिन उससे एहसास हुआ कि अगर इस समय हालात कुछ ठीक नहीं रहे तो दक्ष और वह दोनों मारे जाएंगे। दक्ष अपने पिता के हाथों मरेगा, लेकिन वह दिल खाने वाले कीड़े के कारण मरेगा। वह जानता था कि उसे हस्तक्षेप करके स्थिति को संभालना होगा। मुझे माफ कर दो पिताजी। दूसरा राजकुमार तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। ये देखकर राजा की भौहें तन गईं। मैंने पहरेदारों को बेवकूफ बनाया और जेल से भाग गया, लेकिन भाई ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे वापस जेल ले जा रहा है। कृपया उसे रोकिए पिताजी। मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले जैसी गलती कभी नहीं करूँगा। दूसरे राजकुमार ने विनती की। उससे उम्मीद थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे और दक्ष को आदेश देंगे कि वह जो कर रहा है वह करे और उसे वापस जेल ले जाए। राजा ने युवराज की ओर देखने से पहले द्वितीय युवराज की ओर देखा। तुम मेरे बेटे नहीं हो, है ना? राजा ने पूरी गंभीरता से कहा और दक्ष को घूरने लगा। दक्ष भी जवाब नहीं दे सका। भले ही मुखौटे ने उसका चेहरा बदल दिया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी वही थी। उन दोनों को पकड़ लो। राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। 20 में से 4 गार्ड बाहर निकले और अपनी तलवार लेकर लॉन्ग चेन की ओर बढ़े। दूसरा राजकुमार इस घटना से बहुत भयभीत था। वह पहले से ही खुद को मरा हुआ मानने लगा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह सब शांतिपूर्वक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको गलत समय पर आना पड़ा, है न बुरे आदमी? दक्ष ने राजा की ओर देखते हुए झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। उसने अपनी राजा की तलवार निकाली। उसकी तलवार के साथ ही एक भारी तलवार की आभा भी प्रकट हुई। राजा ने आदेश दिया, वो उस हत्यारे के साथ होगा जो पहले आया था। उसे पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तुरंत मार डालो। हाँ महाराज, पहरेदारों ने जवाब दिया। चारों गार्ड एक साथ लॉन्ग चेन की ओर दौड़े। जैसे ही वे लॉन्ग चेन के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी तलवारें घुमा ली। दक्ष ने भी अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार सामने वाले की तलवार से टकराने ही वाली थी, लेकिन उसके साथ 3 और भी थे। 3 और तलवारें अलग अलग कोनों से उस पर आ रही थी। दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी जब वह अपने स्थान से गायब हो गया और गार्ड के पीछे आ गया। उसकी घूमती तलवार रुकी नहीं और उसने उन रक्षकों को काट डाला जिनकी पीठ उसकी ओर थी। इसी तरह 4 गार्ड मारे गए। मैं अपने चरम पर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी से नहीं हारूंगा। मेरे लिए एक बार ही काफी था, दक्ष ने भारी स्वर में कहा और वह राजा का सामना करने के लिए पीछे मुड़ा। तुम सब जाओ, उसकी गति पर ध्यान दो। हम भी नहीं देख पाए कि वह उनके पीछे कैसे आ गया, इसे ध्यान में रखना, राजा ने पहरेदारों को आदेश देते हुए कहा। शेष बचे 16 गार्ड अपने हाथों में तलवारें लेकर लॉन्ग चेन की ओर दौड़े। दक्ष ने अपनी चाल ढाल का इस्तेमाल करते हुए स्थिर खड़े रहने की कोशिश नहीं की। उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, लेकिन उसकी साधना पर लगे प्रतिबंध के कारण उसकी गति भी सीमित हो गई। वह उतना ही तेज था जितना कि पृथ्वी लोक के शिखर साधक जो उसके सामने थे। दक्ष ने अपनी तलवार से हमला किया, जिसे एक गार्ड की तलवार ने रोक लिया। हर जगह चिंगारियां उड़ी। दक्ष ने चुपके से एक क्यूई ब्लेड बनाया और उसे गार्ड के दिल में घोंप दिया। राजा ने लॉन्ग चेन के अजीब कौशल को देखा और वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसने फिर भी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया।
वह चाहता था कि दक्ष उसकी सारी चालें उजागर कर दे, भले ही उसके सभी रक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़े। उसके लिए उसका जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता था। गार्ड सिर्फ औजार थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता था और फेंका जा सकता था। कुछ ही देर में दक्ष ने 4 और गार्डों को मार गिराया। अब केवल 11 ही बचे थे, लेकिन उन्होंने दक्ष को चारों तरफ से घेर लिया था। 8 गार्डों ने लॉन्ग चेन पर सभी दिशाओं से हमला किया, जबकि 3 अपनी स्थिति में डटे रहे। दक्ष ने फिर से टेलीपोर्ट का उपयोग किया क्योंकि वह गार्ड से 100 मीटर दूर दिखाई दिया। संत तलवार के साथ रूप, 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाते हुए कहा। प्रकाश की एक विनाशकारी चाप उसकी तलवार से निकली और उन पहरेदारों की ओर बढ़ी जो वहीं खड़े थे जहां दक्ष पहले खड़ा था। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, प्रकाश की किरण उनके शरीर से होकर गुजर गई। उनके शरीर 2 हिस्सों में कट गए। मरने के बाद वे अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पाए। जमीन पहले से ही रक्त से लथपथ थी। राजा की भौहें और भी गहरी हो गईं। केवल 3 गार्ड बचे थे। वे सभी अपने साथियों को मारे जाते देखकर अचंभित हो गए। वे पहले ही युद्ध करने का साहस खो चुके थे। दक्ष बिना किसी प्रतिरोध के उन सभी को मारने में कामयाब रहा। मुझे लगता है कि आप सिर्फ तुम ही बचे हो, मुझे कहना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वहां खड़े होकर अपने आदमियों को मरते हुए देखोगे। मुझे लगता है कि तुम वाकई एक राजा हो। क्या तुम अपना कदम उठाने से पहले मेरे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे थे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहूंगा तुम वाकई ताकतवर हो, तुम 100 साल के भूत हो। राजा ने कहा। उसने एक पुराना किस्सा सुनाया जिसे दक्ष बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मैं कोई भूत नहीं हूँ और तुम मुझे भूत भी नहीं बना सकते, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था, मैं पराजित नहीं होऊंगा, भले ही मुझे अपना दूसरा अंधकार कौशल इस्तेमाल करना पड़े। तुम जानते हो कि गर्व कैसे करना है। बुरी बात यह है कि तुम्हारा गर्व आज तुम्हारा पतन बन जाएगा, राजा ने कहा और उसने अपने भंडार की अंगूठी से अपना हथियार निकाला। यह एक चांदी के रंग का हथौड़ा था। पहली नजर में दक्ष ने पहचान लिया था कि यह एक पृथ्वी ग्रेड खजाना था। लॉन्ग चेन ने हमला नहीं किया और इसके बजाय बोलना शुरू कर दिया। पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हें लगता है? दक्ष ने पूछा, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अपनी जगह से गायब हो गया और राजा के पीछे आ गया और अपनी तलवार राजा की गर्दन की ओर घुमा दी। राजा की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उसने पीछे मुड़कर तलवार को रोकने के लिए अपने हथौड़े का इस्तेमाल किया। दोनों हथियारों में भिड़ंत हुई, लेकिन उनकी ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था। दक्ष की शक्ति सीमित होने के कारण वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। उसे 10 कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर अभी भी काफी मजबूत था। मैं जीत नहीं सकता तो मैं चला जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और भागने लगा। राजा ने यही देखा, लेकिन वास्तव में दक्ष अभी भी वहीं खड़ा था और उसने राजा पर अपने भ्रम के नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसने आज पहले ही भ्रम के नियम का बहुत उपयोग किया था और उसे यकीन था कि वह इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाएगा। फिर भी उसे उम्मीद थी कि राजा उसके ट्रक के झांसे में आ जाएगा और भ्रम का पीछा करेगा। उसने योजना बनाई थी कि जब वह उसके पास पहुंचेगा तो लॉन्ग चेन अपनी तलवार से उस पर हमला करेगा। अल्पविराम। उसने अपनी पहली लड़ाई के दौरान लैंग जिन पर भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा था। लैंग जिन बहुत तेज था और उसकी इंद्रियां बहुत अद्भुत थीं। दक्ष पकड़ा गया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि राजा ऐसा नहीं होगा। राजा के पास डार्क सोल संप्रदाय के संसाधन और कौशल नहीं थे। वह लैंग जिन की तरह साधना में भी उतना मजबूत नहीं था। दक्ष को यकीन था कि अगर उसकी साधना पर प्रतिबंध न होता तो उसे इस लड़ाई में इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। वह राजा से मुकाबला करने में सक्षम। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए
मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। सक्षम होता, भले ही मुश्किल से। राजा उस चाल में फंस गया जब उसने उस भ्रम का पीछा किया जो उससे दूर भाग रहा था। कुछ ही समय में वह असली दक्ष के सामने पहुंच गया जो उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार ने राजा की गर्दन काट दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन दक्ष खुश नहीं दिख रहा था। उसने देखा कि राजा उससे 10 मीटर दूर खड़ा था। उसकी गर्दन पर खरोंच थी और रक्त बह रहा था, लेकिन यह मामूली चोट थी। मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। तुम्हारी वजह से मैंने अपना जीवन रक्षक खजाना खो दिया, लेकिन मैं बच गया। हालांकि तुम नहीं बचोगे, तुम्हें मेरे खजाने के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। राजा ने दक्ष को घूरते हुए कहा। राजा की जेब में एक जीवन रक्षक जैद था जो रूई कबीले में पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह एक ऐसा खजाना था जो हमेशा सक्रिय अवस्था में रहता था। जैसे ही कोई व्यक्ति इस खजाने से सुरक्षित होता, ये काम करना शुरू कर देता। जैसे ही कोई जानलेवा हमला उसकी सुरक्षा को तोड़कर उसके शरीर को छूता, उसे पास के स्थान पर भेज दिया जाता, जबकि एक क्लोन वहीं छोड़ दिया जाता। दुर्भाग्य से यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। जैसे ही इसका प्रभाव किसी जीवन को बचाने के लिए सक्रिय होता, खजाना नष्ट हो जाता। दक्ष के हमले ने बेकार क्लोन को मार डाला, असली राजा को नहीं, और उसे इस बात का एहसास हुआ। हालांकि खजाना सक्रिय हो गया था, फिर भी दक्ष उसे घायल करने में सक्षम था। राजा के आक्रमण का इंतजार किए बिना वो उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उसने अपनी तलवार से हमला कर दिया। उसका हमला फिर से रोका गया, लेकिन उसने एक क्यूई चाकू बनाया और उसे राजा की सीना की ओर फेंक दिया। राजा ने चाकू को रोकने की कोशिश नहीं की और उसे अपनी सीना पर लगने दिया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। मेरा कवच पृथ्वी स्तर का खजाना है। ये निम्न स्तर के हथियारों के विरुद्ध मेरी सीना पर स्वचालित रूप से प्रहार करता है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वज्र उंगली, उसने चिल्लाते हुए कहा और अपने बाएं हाथ की उंगली से दक्ष पर वार किया। लेकिन दक्ष ने एक बार फिर अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और अपना स्थान बदल दिया। वह राजा के पीछे दिखाई दिया और इस बार उसकी गर्दन पर क्यूई चाकू फेंका। वह वहां इंतजार नहीं कर सका क्योंकि वह जानता था कि राजा क्यूई चाकू को रोक लेगा। इसलिए वह एक बार फिर टेलीपोर्ट हुआ और दूसरी तरफ प्रकट हुआ और अपनी तलवार से हमला किया। इस समय राजा पर 2 हमले हो रहे थे। एक क्यूई चाकू था जो उसकी गर्दन की ओर आ रहा था, जबकि दूसरा राजा की तलवार थी जो उसकी सीना की ओर आ रही थी। दक्ष को यकीन था कि उसकी राजा की तलवार पृथ्वी ग्रेड कवच को भेदने में सक्षम होगी। राजा को भी तलवार की ताकत का एहसास हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसने अपनी गर्दन की रक्षा के लिए अपने हथौड़े का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, जबकि उसने तलवार से बचने के लिए अपने शरीर को हिलाया। क्यूई चाकू को संभालते समय उसकी गति काफी तेज थी, लेकिन फिर भी वह तलवार को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम नहीं था। हालांकि वह अपने दिल की रक्षा करने में सफल रहा, जिसे दक्ष ने निशाना बनाया था, लेकिन तलवार उसकी सीना में घुसने में सफल रही। तलवार किंग के महत्वपूर्ण अंगों को थोड़ी सी दूरी से ही छूकर निकल गई। राजा पीछे हटा और तलवार उसकी सीना से निकाल ली गई। अल्पविराम, उसकी सीना से रक्त बहने लगा था, लेकिन चूंकि उसकी साधना उच्च स्तर पर थी, इसलिए उसके चेहरे पर दर्द का जरा भी आभास नहीं हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने हमारे शाही शरीर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। जब हम तुम्हारा वध करेंगे तब मैं तुम्हें दर्द का असली मतलब दिखाऊंगा, राजा ने हंसते हुए दक्ष को घूरा। 9 तलवारें विनाश। राजा जोर से दहाड़ा। उसके सिर के ऊपर 9 तलवारों की छाया दिखाई दे रही थी जो लगातार बड़ी होती जा रही थी। तुम्हें चकमा देना पसंद है ना? चलो देखते हैं तुम अब कहां भागते हो, राजा ने कहा जब तलवारें लॉन्ग चेन की ओर बढ़ी। दक्ष ने ठीक उसी समय टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया जब तलवार की परछाइयां उस पर हमला करने वाली थीं, लेकिन तलवार की परछाइयां रुकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आत्मा थी और वे जानते थे कि उन्हें दक्ष को हर हाल में मारना है।
दक्ष ने अपना क्यूई चाकू तलवारों में से एक की ओर फेंका, इससे पहले कि वह एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाता और हमले से बच जाता। क्यू चाकू तलवार से टकराया और तुरंत नष्ट हो गया। वह चाकू प्रारंभिक स्वर्ण ग्रेड हथियार के बराबर था, लेकिन वह नष्ट हो गया। तलवार की छायाएं कितनी शक्तिशाली हैं। दक्ष ने बड़बड़ाया। तलवारों द्वारा उसका लगातार पीछा किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसे आराम करने का भी समय नहीं मिल रहा था। अंततः वह राजा के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया और जब तलवार की परछाई वहां पहुंची तो वह तुरंत 100 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। चलो देखते हैं कि आपको जियानबू का कौशल कैसा लगता है। संत तलवार के साथ रूप, 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने राजा की ओर वार किया। उसकी तलवार से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण निकली और राजा की ओर बढ़ी। तलवार की छायाओं ने राजा पर हमला करने से ठीक पहले उसे चकमा दिया और लॉन्ग चेन की ओर बढ़ गईं, लेकिन उनका सामना लॉन्ग चेन के सबसे मजबूत कौशल संत तलवार के साथ रूपों से हुआ। तलवार छायाएं सेंट तलवार अराजकता के 5वें रूप के साथ भिड़ गईं और एक भयंकर संघर्ष के बाद इन दोनों हमलों को नष्ट कर दिया गया। दक्ष ने इस दौरान बहुत ज्यादा क्यूई का इस्तेमाल किया था और उसे एहसास हुआ कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह इस लड़ाई को हार जाएगा। उसने पहले ही अपनी ज्यादातर क्यूई का इस्तेमाल कर लिया था। यदि वह अपनी सारी क्यूई खो देता तो उसके पास भागने या द्वितीय अंधकार कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जिसे वह तब तक उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे बिल्कुल आवश्यक न हो। ठीक उसी समय जब दक्ष का ध्यान भटका, उसे खतरे का आभास हुआ क्योंकि एक हथौड़ा उसकी ओर उड़ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हथौड़ा उसकी सीना पर लगा। हथौड़ा दक्ष की सीना पर लगा, जिससे वह टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया और उसके मुंह से रक्त निकला। वह राजा से 200 मीटर दूर जाकर गिरा। दक्ष को महसूस हो रहा था कि उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन सौभाग्य से उसकी मौत नहीं हुई थी। उसके दानव सम्राट शरीर ने अधिकांश क्षति को संभाल लिया था, लेकिन हमला बहुत शक्तिशाली था और दक्ष ने दानव सम्राट शरीर साधना में पर्याप्त उच्च क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, अन्यथा इस तरह के हमले से उसे खरोंच भी नहीं आती। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और खड़े होने के लिए उसने अपनी तलवार का सहारा लिया। उसकी सीना में दर्द हो रहा था और वह खड़ा होते समय अपनी हड्डियों की आवाज सुन सकता था, लेकिन उसने इतना सब होने के बाद भी अपने चेहरे पर दर्द नहीं दिखाया। हाँ, मुझे लगता है कि बात वास्तव में यहीं तक आ पहुंची है। मैं खुद को अंधेरे के हवाले किए बिना नहीं जीत सकता, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने राजा को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह अंधकार के नियम के दूसरे कौशल का उपयोग करने ही वाला था कि उसने तालियों की आवाज सुनी। बहुत बढ़िया काम किया बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे दुश्मन का ख्याल रखोगे और उसे मेरे लिए कमजोर कर दोगे। तुमने उसे एक सुरक्षा खजाने का इस्तेमाल करने को मजबूर किया जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इस बूढ़े आदमी के पास इतनी सारी तरकीबें होंगी, लेकिन फिर भी पिछली बार भी वह कुछ इसी तरह की वजह से बच गया था। लॉन्ग चेन ने एक महिला को पीछे से राजा की ओर आते देखा। यह आप है, यह आप है। दक्ष और राजा दोनों ने एक ही समय में कहा, हाँ, तो मेरा अनुमान सही था। तुम उस हत्यारे के साथ हो जिसने कुछ सप्ताह पहले मुझे निशाना बनाया था। राजा ने दक्ष को घूरते हुए कहा, और तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं घायल हूँ। राजा ने उस लड़की से कहा जो उसके पास आ रही थी और उसने अपना हथौड़ा उठाया। तुम बूढ़े मूर्ख, तुमने सब कुछ खो दिया है। तुम घायल हो गए हो, तुम्हारा कवच नष्ट हो गया है, तुम्हारा जीवन रक्षक खजाना खत्म हो गया है, तुम्हारे रक्षक मर चुके हैं और तुमने अपनी अधिकांश क्यूई भी इस्तेमाल कर ली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना आश्वस्त होना चाहिए, लड़की ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। चुड़ैल, अगर तू दूसरों की कीमत पर लाभ लेने की हिम्मत भी करती है तो पहले अपनी ताकत देख ले। जैसे एक चिंगारी से आग लग सकती है, वैसे ही मुझ जैसा घायल शेर भी तुझे जलाकर राख कर सकता है। राजा ने कहा, हा, तुम बुरे आदमी हो, ऐसी स्थिति में भी तुम शेख ही बघारना बंद नहीं करते।
आज वह दिन है जब तुम्हें तुम्हारे सभी अपराधों की सजा मिलेगी। तुम्हारी मृत्यु के साथ तुम्हारे वंश के पाप धुल जाएंगे। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने 2 चाकू निकाले और अपने दोनों हाथों में एक चाकू रखा। दक्ष अभी भी अपनी तलवार के सहारे वहीं खड़ा था। वह इस बात से हैरान था कि परिस्थितियां कैसे बदल गई थीं। आमने सामने की मौत की लड़ाई जो उसके लिए प्रतिकूल थी, बदल गई थी। दक्ष को बाहर निकलने का रास्ता देते हुए एक नया सदस्य लड़ाई में शामिल हो गया था। दक्ष को सबसे ज्यादा झटका उस लड़की की पहचान से लगा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिससे उसने राज्य में आने के बाद से कई बार बात की थी। वह लड़की रिसेप्शन का प्रबंधन करती थी और उस होटल की देखभाल करती थी जिसमें दक्ष ठहरा हुआ था। वह वही हत्यारी थी जिसने पहले राजा पर हमला किया था। उसने आश्चर्य व्यक्त किया। वह हैरान था कि उसने अपनी पहचान इतनी अच्छी तरह से छिपाई थी। वह एक बहुत ही साधारण लड़की लग रही थी, यहाँ तक कि वह खुद भी यह अनुमान नहीं लगा पाया था कि वह एक हत्यारी होगी। वह दीवार की ओर चला गया और बैठ गया तथा अपनी क्यूई को पुनः स्थापित करने और अपनी आंतरिक चोटों को ठीक करने लगा। लड़की इतनी आत्मविश्वासी दिख रही थी कि उससे यकीन था कि वह राजा को हरा देगी। राजा और लड़की के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि राजा इतने लंबे समय से लड़ रहा था, फिर भी उसकी क्यूई भंडार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि वह घायल था, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह अपनी पूरी स्थिति में नहीं था। दक्ष देख सकता था कि लड़की जिस तरह से लड़ रही थी, उससे वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी साधना भी उसी समय प्रकट हो गई थी। वह एक आकाशीय क्षेत्र की साधक भी थी। हालांकि वह केवल पहले क्षेत्र में थी, राजा के विपरीत जो पहले से ही दूसरे क्षेत्र में था। उसके पास जरूर कोई ऐसी कलाकृति होगी जो पहले मेरी नजरों से अपनी साधना को छुपाने में सक्षम थी, लेकिन अब जब वह अपनी क्यूई का इस्तेमाल कर रही है तो वह कलाकृति उसकी साधना को नहीं छुपा सकती। दक्ष ने लड़की को देखते हुए सोचा, महाराज, हम यहाँ हैं। उसी समय 10 और पहरेदार वहां आ गए। वे सभी पृथ्वी क्षेत्र में थे, लेकिन उनमें से कोई भी पृथ्वी क्षेत्र के उच्च चरणों में नहीं था। उनमें से सबसे शक्तिशाली साधक भी पृथ्वी लोक के केवल 6ठे चरण पर था। हाँ, मेरे आदमी यहाँ हैं। तुम बच नहीं सकती, चुड़ैल। पिछली बार तुम भाग्यशाली थी, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा और लड़की के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। हालांकि वे कमजोर थे, लेकिन दक्ष को एहसास हुआ कि अगर वे सभी राजा के साथ मिलकर लड़की पर हमला करेंगे तो वह खतरे में पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि वे मुझे चैन से आराम नहीं करने देंगे, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने डार्क सोल सेक्ट के सबसे मजबूत मार्शल कौशल में से एक का इस्तेमाल किया और धनुष बनाने के लिए अपनी क्यूई का इस्तेमाल किया। उन्होंने तीरों के साथ धनुष की डोरी भी अपनी क्यूई से बनाए। दक्ष ने एक पहरेदार पर निशाना साध कर तीर चलाया। पहरेदारों का ध्यान राजा पर था और वे तीर को अपनी ओर आते नहीं देख पाए। तीर सबसे मजबूत रक्षक के माथे में जा लगा और उसे तुरंत मार डाला। पहरेदारों ने तीर की दिशा की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उनकी नजर दक्ष पर पड़ी, जिसके हाथ में धनुष था। ठीक उसी समय दक्ष ने एक और तीर चलाया जो दूसरे पहरेदार के सिर में जा लगा। वह वहां है, जाओ उसे पकड़ो इससे पहले कि वह हम सबको मार डाले, गार्डों ने ऊंची आवाज में कहा और वे दक्ष की ओर भागे। दक्ष ने तीर चलाना बंद नहीं किया और एक के बाद एक रक्षक जमीन पर गिरते रहे। इससे पहले कि कोई भी गार्ड उस तक पहुंच पाता, वे सभी मर चुके थे। बेचारे लोग, ऐसा लगता है कि उनके पास ढाल या कोई रक्षात्मक कौशल भी नहीं था, दक्ष ने जोर से कहा जैसे कि वह खुद राजा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुमने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजा जोर से दहाड़ा और एक पल के लिए दक्ष की ओर देखा। हालांकि लड़की के लिए ये छोटा सा पल काफी था। उसने मौके का फायदा उठाया और राजा की सुरक्षा को तोड़ते हुए एक चाकू उसकी गर्दन पर और दूसरा उसकी सीना पर मारा। उफ! राजा ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला क्योंकि उसके दिल और गर्दन पर चाकू से वार किया गया था।
नरक की ओर आपकी यात्रा मंगलमय हो, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी गर्दन काट दी। राजा का सिर तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। उसके धड़ से अलग हो गया, उसका सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर गया। राजा को मारने के बाद लड़की ने लॉन चेन की ओर देखा। धन्यवाद बच्चे, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारे बिना इतनी जल्दी मिशन पूरा करना भी संभव नहीं होता। लड़की ने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा और दक्ष की ओर बढ़ी। अब जब मैंने तुम्हें धन्यवाद दे दिया है तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मार डालूं। भले ही तुमने मेरी मदद की हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। सॉरी बेटा, बदकिस्मती, लड़की ने कहा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने एक बार फिर अपना चाकू निकाला और वह दक्ष से सिर्फ 2 मीटर दूर खड़ी थी। अब जब मैंने तुम्हें धन्यवाद दे दिया है तो अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें मार डालूं। भले ही तुमने मेरी मदद की हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। सॉरी बेटा, बदकिस्मती, लड़की ने कहा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने एक बार फिर अपना चाकू निकाला और वह दक्ष से सिर्फ 2 मीटर दूर खड़ी थी। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तो तुम्हारी मदद भी की थी। दक्ष ने लड़की की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास इसके अपने कारण हैं, बस इससे ऐसे समझो कि तुम गलत समय पर गलत जगह पर हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने दक्ष की सीना की ओर चाकू फेंका। दक्ष को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला क्योंकि चाकू उसके शरीर तक पहुंच गया था, लेकिन चाकू उसके शरीर के आर पार हो गया। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह भी दक्ष के भ्रम का लक्ष्य बन गई थी। गार्डों को मारने के ठीक बाद दक्ष ने अपने भ्रम का उपयोग करके उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वहां बैठा है, लेकिन वास्तव में वह दूसरे राजकुमार के पास चला गया था जो डर के कारण बेहोश हो गया था। लड़की से अपनी नजरें हटाए बिना उसने कैटी को बाहर निकाला और खजाने के दरवाजे तक जाने से पहले उसे जानवरों के क्षेत्र में वापस भेज दिया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। दक्ष की आवाज पीछे से आई। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दक्ष खजाने के दरवाजे के पास खड़ा है। अब अगर तुम खजाने के अंदर आ सकते हो तो तुम मुझे मार भी सकते हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और खजाने के अंदर चला गया। चूंकि वह पहले भी एक बार खजाने के अंदर जा चुका था और वह उसकी 100 मीटर की रेंज से बाहर था, इसलिए अब वह उसके अंदर टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि तुम खजाने के अंदर छिप सकते हो? लड़की ने बड़बड़ाते हुए राजा के शव के पास जाकर कहा। उसने राजा के हाथ काट दिए और खजाने को खोलने के लिए उसकी हथेली को संरचना पर रख दिया। अल्पविराम। जैसे ही खजाना खुला, उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। खजाना पूरी तरह से खाली था और एक भी सोने का सिक्का नहीं बचा था। वह भाग गया। दिलचस्प बच्चा है, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। तुम्हारा जीवन मुझ पर बकाया है, जब मैं तुम्हें पा लूंगी तो मैं इसे ले लूंगी, लड़की ने कहा और उसने राजा का हाथ छोड़ दिया। मैं कहाँ हूँ? दूसरे राजकुमार को होश आया और उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। दुर्भाग्य से उसने जागने का गलत समय चुना था। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, लड़की ने उस पर चाकू फेंका जो उसके माथे में जा लगा। वह बिना कारण जाने ही तुरंत मारा गया। उसी समय उसने अपनी ओर आते हुए कदमों की आवाज सुनी। चेह, और भी कीड़े आ रहे हैं। अब जब राजा और उनके सबसे मजबूत लोग मर चुके हैं तो मैं उन्हें बिना किसी चिंता के मार सकती हूँ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने और चाकू निकाले और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। अल्पविराम, 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 अल्पविराम। एक शहर के अंदर एक स्थानिक दरार दिखाई दी और एक व्यक्ति उसमें से बाहर आ गया। दक्ष ने शहर के बाहर जाने के लिए अपने कौशल स्थानिक यात्रा का उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसे एहसास हुआ कि वह गलत जगह पर आ गया है।
वह बाथरूम में था और एक लड़की उस समय नहा रही थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसके पीछे कोई व्यक्ति आ गया है। फिर नहीं, दक्ष ने सोचा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। शौचालय का दरवाजा लड़की के पास था। भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है कि वह मुझे जानती हो या कुछ और। दक्ष ने सोचा और वह दरवाजे की ओर चला गया। लड़की ने उसे देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन दक्ष ने उसे समझाने में देर नहीं लगाई। वह बस शॉवर से बाहर निकल गया और कमरे से बाहर चला गया। कमरे में एक खिड़की थी जहां से दक्ष बाहर कूद गया और सड़क पर उतरा। लड़की चिल्लाते हुए शौचालय से बाहर निकल गई। अब तक उसने अपना शरीर ढक लिया था। दक्ष ने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को जानवर क्षेत्र से बाहर निकाला। वापस जाने का समय आ गया है, वह बुदबुदाया जब वह सूर्य विध्वंसक कोंडोर पर बैठा और उसे उड़ान भरने का आदेश दिया। इस बार की यात्रा अजीब तरह से सफल रही थी। उसने बस वो हुनर सीख लिया था जो वो चाहता था। उसने अंधकार के नियम को समझ लिया था और उसे राजा के सारे खजाने मिल गए थे। अब वो एक प्रथम श्रेणी के राज्य के राजा जितना अमीर हो गया था। उसने अपने हाथ से मास्क उतार दिया। हालांकि उसके पास मास्क था, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उसने बीच में ही काम करना बंद कर दिया था। इसलिए हर कोई उसका चेहरा देख पाया, क्योंकि अपनी सीमा समाप्त होने के बाद ये सामान्य मास्क की तरह भी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरे पास अभी भी 2 दमन गोलियां हैं, इसलिए मेरे खाली समय में अभी भी 2 सप्ताह शेष हैं। मैं इस समय में आसानी से संप्रदाय में वापस आ सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने अपनी भंडारण अंगूठी में 2 गोलियों को देखा जो उसे लैंग जिंग ने दी थी। उसने जुन को बुलाने से पहले 1 दिन तक यात्रा की। जुन, दक्ष ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। हाँ, मेरे प्रिय शिष्य, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह लॉन्ग चेन के पास आए। हाँ, आखिर आपका शिष्य कौन है? मैं किसी बच्चे को अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, दक्ष ने जवाब दिया और वह हंसने लगा। मुझे यहाँ केवल एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है और वह आप हैं, जुन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। अल्पविराम, तुम लड़की, अगर मैं तुम्हें छू सकता तो मैं तुम्हें दिखा देता कि असली लड़का कौन है, दक्ष ने कहा और उसने लापरवाही से अपना हाथ जून के गालों की ओर बढ़ाया। उसने सोचा कि उसके हाथ उसके अंदर से होकर गुजरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथ क्षुन के गालों पर पड़े और उसे एहसास हुआ कि वह उसे छूने में सक्षम है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा है। इससे पहले वह उससे छू नहीं पाया था, क्योंकि वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थी। वह प्राचीन अंगूठी की आत्मा और उसकी मार्गदर्शक थी। ये सब कुछ असंभव होना चाहिए था। जुन भी वैसी ही दिख रही थी। वह भी सदमे में थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। मैं तुम्हें छू सकता हूँ, तुम मुझे छू सकते हो, वे दोनों एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठे। मुझे परीक्षण करने दो, क्षुन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। जैसे ही उसने अपना जैद जैसा हाथ उसके गालों की ओर बढ़ाया और वह उसे छूने में भी सक्षम हो गई। ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं होना चाहिए, उसने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। देखो कि क्या तुम उसे छू सकते हो, दक्ष ने जून से कहा जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर पर नजर डाली। जून ने अपना हाथ सूर्य विध्वंसक कोंडोर की ओर बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके बीच से निकल गया। मैं इसे छू नहीं सकती, उसने कहा। तो तुम मुझे केवल छू सकते हो। मेरे पास एक सिद्धांत है, क्या यह मेरे द्वारा अंधकार का नियम सीखने के कारण हो सकता है? दक्ष ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, ऐसा होना चाहिए। हालांकि मैं अंधकार के नियम के बारे में जानती हूँ, लेकिन इसके बारे में मेरी समझ सीमित है। ये ब्रह्मांड के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय नियमों में से एक है। मैं ये दावा नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई भी इसके बारे में ज्यादा जानता है, उन्होंने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे हुआ। अब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि बच्चा कौन है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथों को उसके गालों की ओर बढ़ाया और उसे चुटकी से दबाना शुरू कर दिया।
जैसे कि वह किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। बेवकूफ, मुझे अभी छोड़ दो, जून ने दक्ष से कहा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और मजे करता रहा। तुम मूर्ख हो, शुन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसकी नाक पकड़ ली। उनकी यह चंचल लड़ाई काफी देर तक जारी रही और दोनों ने एक दूसरे से पहले उन्हें छोड़ने के लिए कहा। कुछ और संघर्ष के बाद जून ने पहले बोलना शुरू किया। ठीक है, चलो एक साथ रिलीज करते हैं। 3, 2, 1। उस समय उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। जुन ने अपने गालों को रगड़ना शुरू कर दिया और दक्ष को घूरने लगी। अरे शुन, अब जब तुम अंततः किसी वास्तविक चीज को छू सकती हो तो कैसा महसूस हो रहा है? दक्ष ने पूछा। यह अच्छा लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी चीज को छू पाऊंगी, जुन ने कहा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगा और तुम्हारे लिए शरीर बना लूंगा, तब तुम और भी बहुत सी चीजों को छू सकोगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, शुन ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर चमक थी। हाँ, तब तुम जी भर कर खा सकोगी, शायद तुम भी थोड़ी बड़ी हो जाओगी, उसने हंसते हुए उससे कहा। तुम्हें तो बस मेरी खूबसूरती से जलन हो रही है, जुन ने नाक भान सिकोड़ी। हाँ, हो सकता है। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मैंने तुम्हें किसी कारण से बुलाया था, दक्ष ने कहा जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। क्या कारण है? उसने पूछा। ये जहर के बारे में है, आप इतने जानकार हैं, क्या आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जहर ठीक किए बिना उसे नहीं मार सकता और उसे मारे बिना मेरी ताकत वापस नहीं आएगी, दक्ष ने अपनी समस्या बताई। अल्पविराम, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जैसे ही तुम लैंग जिन को मार दोगे, तुम्हारी जहर की समस्या हल हो जाएगी। तुम ये कैसे करोगे, यह एक अलग मामला है, उसने उससे कहा। जहर की समस्या हल हो जाएगी, दक्ष ने कहा। हाँ, रक्त रेखा मंदिर में कुछ ऐसा है जो इस परीक्षण को पूरा करते ही आपकी समस्या का समाधान कर देगा, उसने कहा। दक्ष गहरी सोच में पड़ गया और उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का विश्लेषण करने की कोशिश करने लगा। उन्होंने पूछा, क्या इसका पुरस्कारों से कोई संबंध है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अभी के लिए तुम्हें लैंग जिन को मारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसने गायब होने से पहले उससे कहा और मुस्कुराए। लैंग जिन को मारना, ये कहना जितना आसान है, करना